हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 5 दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था टॉपिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलिस। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। सेल ऑर्गेनेलिस। और एक सेल क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है उसके अराउंड, जो उस क्या करता है, उसके कंटेंट्स को, उसके पार्ट्स को सेपरेट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स जो होते हैं, जो मतलब मोस्टली वो सेल आगे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ की नीड होती है ताकि वो सपोर्ट कर सके अपने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को और अपने फंक्शन परफॉर्म कर सके। मीन्स जो लार्ज सेल होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, मीन्स ये वो सेल्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। उन्हें बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ की नीड होती है ताकि वो सपोर्ट कर सके अपने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को और परफॉर्म कर सके अपने स्पेसिफिक फंक्शन। तो इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए अलग अलग काइंड्स की एक्टिविटीज़ उन्होंने परफॉर्म करनी होती हैं, एक दूसरे को सेपरेट करना होता है एक दूसरे से। ये सेल यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड लिटर स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन जैसे बाउंड होते हैं, बंद लिटर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो उनको यूज़ करते हैं, जिन्हें ऑर्गेनेलिस कहा जाता है। इनका अपने आप में ही है, एक दूसरे से डिफरेंस करने के लिए उन्होंने अपना अपना क्या बनाया होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं जो एक दूसरे से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। एक इनमें से एक फीचर जो है यही है कि जो यूकेरियोटिक सेल को अलग करता है प्रोकैरियोटिक सेल से। मीन्स ये फीचर भी किन में पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। कुछ जो ऑर्गेनेल्स हैं वो विजिबल तभी होती हैं जब हम उन्हें कहाँ पे देखेंगे, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमने बात की हुई थी लास्ट अपनी वीडियो में, न्यूक्लियस के बारे में डिस्क्राइब किया था। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो सेल ऑर्गेनेल्स के हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, वो कौन से हैं आपके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। आज हम इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर से बता दूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कैरी करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन कहाँ पे, हमारे सेल्स में। इसलिए आज हम इनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं सेल्स के अंदर। सबसे पहले है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक लार्ज नेटवर्क है ये किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। ये ट्यूब्स भी मतलब बंद हैं, बाउंड हैं, या शीट्स भी बोल सकते हो। ये देखने में ऐसे लगती हैं जैसे लॉन्ग ट्यूब्स हैं, जो राउंड या ओब्लंग बैग्स जैसे लगते हैं, जैसे वेसिकल्स जिसको बोलते हैं। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मेम्ब्रेन है, ये सेम स्ट्रक्चर इसका किसकी तरह होता है, जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मीन्स इसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है। दो टाइप होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे RER कहते हैं, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे SCR कहते हैं। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो वो रफ लगता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स, जो उसके सरफेस के साथ अटैच होते हैं, जिसके कारण ये अंडर द माइक्रोस्कोप आपको रफ दिखाई देता है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट किस में होते हैं, सारे के सारे एक्टिव सेल्स, जो भी एक्टिव सेल्स होंगे उनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और ये साइट्स होती हैं, मीन ये जगह है जहाँ पे प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पे ही प्रोटीन जो होता है वो बनता है। और जो मैन्युफैक्चर प्रोटीन है उसके बाद उसे बेचा जाता है अलग अलग प्लेसेस तक सेल के, वो डिपेंड करता है कहाँ पे नीड है। और यूज़ किसका होता है उसके लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये ट्यूब्स होती हैं, इन्हीं के थ्रू सेल्स के हर एक पार्ट तक इसको पहुँचाया जाता है, किसको, प्रोटीन को। तो दूसरा है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है वो हेल्प करता है मैन्युफैक्चर में किसके, फैट मॉलिक्यूल्स की, या लिपिड्स भी कहते हैं। याद रखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपके प्रोटीन के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प करता है आपको मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स, जो आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए, फंक्शन के लिए। फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के फंक्शन के लिए, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल्स को। कुछ इनमें से प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं बिल्ड करने में सेल के मेम्ब्रेन को। इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। याद रखिए,
जो कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हेल्प करते हैं बिल्डिंग करने में, बनाने में सेल मेम्ब्रेन को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कुछ अदर प्रोटीन्स और लिपिड्स भी हैं जो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं एंजाइम्स का और हार्मोन्स का, ठीक है, किस उनका काम करते हैं। ऑल्दो जो अभी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वेरीज करते हैं, चेंज होते रहते हैं, उनकी अपीयरेंस जो है अलग होती है अलग अलग सेल्स में। वो हमेशा क्या बनाते हैं, नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि इनका काम ही यही है मटीरियल्स को सेल्स के हर एक पार्ट तक पहुंचाना। यहाँ पे देखिए आपको फिगर दी गई है, ये आपका एनिमल सेल शो किया गया है। ये देखिए सेंटर पार्ट आपका न्यूक्लियस शो किया गया है, राइबोसोम्स भी दिखाए हैं, लाइसोसोम्स भी दिखाए हैं, सेंट्रियोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये गोल्गी एपरेटस जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर एनवलप, रफ ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके बारे में अभी भी हमने पढ़ा। साइटोप्लाज्म हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जो वन फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ये है कि सर्व करना एज ए चैनल, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मतलब चैनल का काम करना। कि कैसे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इनका काम ही यही है कि सेल के हर एक पार्ट तक क्या करना, मटेरियल को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, एक किसी अलग अलग रीजन से, किसके, साइटोप्लाज्म के, जहाँ बिटवीन द साइटोप्लाज्म, जहाँ न्यूक्लियस की, कहने का मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक ले जा सकते हैं, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक, जहाँ तक भी आपके सेल के अंदर जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं वो थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होते हैं। इसका फंक्शन होता है एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, एक फ्रेम पर प्रोवाइड करना, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करना कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो सेल के अंदर होती हैं। वो जो इन लीवर सेल्स होते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स में जिन्हें कहते हैं वर्टिब्रेट्स, वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल डिटॉक्सिफाइंग करने में बहुत सारे पॉइजन्स और ड्रग्स को। डिटॉक्सिफाइंग का मतलब होता है पॉइजन को वहाँ से ख़त्म करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखिए एनिमल सेल की डायग्राम आपने देखी, यहाँ पे आपको प्लांट सेल की भी डायग्राम दिखाई है। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी है, राइबोसोम भी है, सेल वॉल भी ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं है। ये एडजेसेंट सेल वॉल क्योंकि आपकी डबल लेयरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका आ गया, न्यूक्लियर एनवेलप भी है, गोल्गी एपरेटस भी है, न्यूक्लिक है, क्लोरोप्लास्ट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया है, ये आपका लाइसोसोम, और ये आपका SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये था आपका किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो मेन उसका यही फंक्शन है कि मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना हर एक पार्ट तक, किसके, आपके सेल के। नेक्स्ट आपका टॉपिक है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस जो था उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था, एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, ठीक है। जो गोल्गी एपरेटस जो होता है किस सिस्टम का बना होता है, मेम्ब्रेन बाउंड का, वेसिकल्स, ये फ्लैटेंड सैक्स की तरह होता है, सैक्स होती है ना बोरियां, उनकी तरह फैला हुआ होता है। तो इस तरह से अरेंज होता है, अप्रॉक्सीमेटली पैरल होते हैं ये सैक्स, आपस में पैरल होते हैं, और इनको ग्रुप को क्या बोला जाता है, सिस्टम्स बोला जाता है। मतलब कि इस तरह से इनका जो ग्रुप बनता है ना गोल्गी एपरेटस का, उसे हम सिस्टम्स कहते हैं। ये मेम्ब्रेन्स जो हैं इनके क्या होते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं मेम्ब्रेन्स के, किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक और पोर्शन जो कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। मतलब ये भी एक और पोर्शन बनाता है जब इनकी जॉइनिंग होती है, जब ये मिक्सअप होते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ते हैं और बनाते हैं एक और पोर्शन कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, वो पैकेज होता है और डिस्पैच होता है अलग अलग टारगेट तक। वही हमारा, जैसे मैंने पहले बताया था कि ट्रांसपोर्ट करेगा वो, चाहे इनसाइड द सेल है चाहे आउटसाइड द सेल है, लेकिन ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करेगा, वो गोल्गी एपरेटस के थ्रू करेगा। मीन्स जहाँ पे एज ए ट्रांसपोर्टर का काम कौन करेगा, आपका गोल्गी एपरेटस। इसका फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का कि ये स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है जो भी चेंजेस आने हों, पैकिंग होती है प्रोडक्ट्स की इनके वेसिकल्स के अंदर। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती है, जो किसकी बनी होती है, सिंपल शुगर की, कहाँ पे, गोल्गी एपरेटस में। तो गोल्गी एपरेटस जो है वो इन्वॉल्व होता है किसकी फॉर्मेशन में, लाइसोसोम्स की। अब ये लाइसोसोम्स क्या होता है ये अभी हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका लाइसोसोम्स क्या आता है। लाइसोसोम्स के लिए, लाइसोसोम्स भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स की तरह होता है,
जो किसके साथ फिल होता है, आपके जो भी डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर फिल होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। ये इंजाइम्स जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो एक टाइप का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है किसका, सेल का। मतलब लाइसोसोम्स जो हैं वो काइंड है, एक टाइप है किसका, जो वेस्ट डिस्पोजल होता है सिस्टम का, किसके सिस्टम का, सेल के। ये हेल्प करता है कीप करने में सेल को क्लीन, मतलब साफ़ सफाई का काम करने का काम किसका है, लाइसोसोम का। जो भी डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल है या जो भी बॉर्न आउट करना है सेल ऑर्गेनेल से, वो सारा इसी के थ्रू होता है। फॉरेन मटेरियल जो एंटर करते हैं सेल में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फूड हो गया, साथ ही में चाहे ओल्ड ऑर्गेनेल्स हों, वो एंड कहाँ पे होता है उनका, लाइसोसोम्स में होता है, जो ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंसेस में। हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसकी डाइजेशन की प्रोसेस भी साथ में हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन में यही होता है हमारा कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में किया जाता है, वही काम हमारा लाइसोसोम्स में होता है। लाइसोसोम्स जो एबल होता है ये काम करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इतने कैपेबल होते हैं कि वो ब्रेक डाउन कर देते हैं किसी भी, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उन सभी को ब्रेक करके क्या बना देता है, सिंपल फॉर्म में ले आता है। और जब ड्यूरिंग जो डिस्टर्बेंस होती है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि एग्जांपल जब सेल जो है आपके मतलब डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम्स क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, और एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने ही सेल को। याद रखिए जब भी आपके सेल जो है अगर वो डैमेज हो जाएं तो ऐसे केसेस में लाइसोसोम जो होते हैं वो बर्स्ट हो सकते हैं, और एंजाइम्स जो हैं उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो डाइजेस्ट करेंगे अपने ही सेल को। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है सेल का, क्योंकि खुद को नुकसान पहुंचाना, खुद को डाइजेस्ट करना तो सुसाइड करने के बराबर है। तो इसीलिए याद रखना जब भी सेल कहीं से डैमेज हो जाए तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं अपने ही सेल को। इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग्स कहा जाता है। अंडरलाइन करके रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस समझ तो जहाँ से सारी पावर मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो डीपली फोल्डेड होता है। ये फोल्ड जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया किसका, ATP, जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी जनरेटेड केमिकल रिएक्शन होती है। एनर्जी जो रिक्वायर होती है अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, जो हमारी लाइफ में ज़रूरत होती है जिनकी, वो रिलीज़ माइटोकॉन्ड्रिया में से ही होती है। और कौन सी फॉर्म में होती है, ATP। याद रखिए ATP मीन्स एडेनोसाइड ट्राईफॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल जी एनर्जी का यूनिट होता है, इसी फॉर्म में आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है आपकी बॉडी के अंदर। ATP को बोला जाता है एनर्जी करेंसी किसकी, सेल की। बॉडी यूज़ करती है एनर्जी जो स्टोर होती है ATP में क्या बनाने के लिए, नए नए केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स है एक तरीके से, किस तरीके से कि इनका क्या है, इनका अपना DNA होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं सेपरेटली। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एबल होता है क्या बनाने में, अपने प्रोटीन्स बनाने में। याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स से डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि इनका अपना DNA होता है, राइबोसोम्स भी अपने होते हैं, और ये एबल होते हैं अपना प्रोटीन्स बनाने में भी। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट सेल में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कलर प्लास्टिड्स होते हैं, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट होते हैं, मीन्स कलरलेस होते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपको पता है इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स में होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बड़े सारे येलो ऑरेंज पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के साथ। याद रखिए क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी येलो ऑरेंज कलर के पिगमेंट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होते हैं वो प्राइमरी ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें मटेरियल जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स ये सब क्या होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। और जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी क्लोरोप्लास्ट की, उसमें बड़े सारे नंबर में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन की लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से एम्बेडेड होती हैं, एक स्ट्रक्चर बनाती है, मटेरियल बनाती हैं जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। याद रखिए जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है क्लोरोप्लास्ट की, उसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन की लेयर होती हैं जो एक मटेरियल बनाती हैं
जिसे कहते हैं स्ट्रोमा। ये सेम किसकी तरह होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है बाहर से। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रोमा आपका बिल्कुल देखने में किसकी तरह लगता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड का भी क्या होता है, अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, इनके भी अपने सेपरेट डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आपका लास्ट जो है सेल ऑर्गेनेल्स, दैट इज जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी आपको पता है ये स्टोरेज सैक्स की तरह होते हैं, यहाँ पे भी स्टोर किया जाता है सॉलिड या लिक्विड की चीज़ें जो भी होती हैं वो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं एनिमल सेल्स में, जबकि प्लांट सेल्स में बहुत बड़े बड़े होते हैं वैक्यूल। साइज जो है वैक्यूल्स का वो बड़ा होता है इन प्लांट सेल। जो सेंट्रल वैक्यूल होता है कुछ प्लांट सेल का, वो 80 से 90% तक जो वॉल्यूम होता है ना सेल का, वो इन्होंने ही कवर किया होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल में। मीन्स 90% तक जो एरिया है वहाँ का वॉल्यूम जो है प्लांट सेल में वो कवर किसने किया होता है, वैक्यूल्स ने। तो इन केस ऑफ प्लांट सेल जो वैक्यूल्स होते हैं वो किसके बड़े फूड किस में होते हैं, सेल सैप को प्रोवाइड करते हैं टर्जिनिटी हार्डनेस किसको, सेल को। मतलब एक हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं सेल्स को। बहुत सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में किसके, प्लांट सेल के, वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, वैक्यूल्स में। मीन्स जिसके बेसिस पे प्लांट सेल की लाइफ चलती है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वैक्यूल्स में होते हैं। इनमें अमाइनो एसिड्स आ गया, शुगर्स आ गया, और भी बड़े सारे ऑर्गेनिक एसिड आ गए, कुछ प्रोटीन्स भी आ गए। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके एमाइबो हो गया, तो इस केस में फूड वैक्यूल जो होता है उसके अंदर फूड आइटम्स होती हैं, जैसे कि एमाइबा जिस कंज्यूम करेगा, ठीक है, वो फूड आइटम किसके अंदर होती हैं, फूड वैक्यूल के अंदर होती हैं जो एमाइबा कंज्यूम करता है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सपेल करने में। अगर पानी ज़्यादा हो जाए या कुछ वेस्टेज ज़्यादा हो जाए, वो इनके थ्रू क्या होता है, सेल वेस्ट में अगर हो जाता है तो इनके थ्रू वो बाहर जाता है उनकी बॉडी से। जैसे कि हमने पहले भी रीड किया होगा कि हर एक सेल का जो होता है अपना स्ट्रक्चर होता है, अपनी एबिलिटी होती है फंक्शन परफॉर्म करने की। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है मेम्ब्रेन की या ऑर्गेनेल्स की, वो स्पेसिफिक वे से होती है। उनको एक स्पेसिफिक स्पेशल मतलब वे होता है उनको बनाने का, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का। सेल इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये हेल्प करता है सेल को परफॉर्म करने में अलग अलग फंक्शन, जैसे कि रिस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग करना वेस्ट मटेरियल, और नए नए प्रोटीन बनाना। ये सब फंक्शन सेल के अंदर होते हैं। इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही आपकी बेसिक नींव है सेल ही, यही बेसिक फंक्शन यूनिट है लाइफ का। और सेल की डिवीज़न कैसे होती है, न्यू सेल जो फॉर्म होते हैं ऑर्गेनिज्म में वो क्यों होते हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, जब उनकी ग्रोथ होती है वो रिप्लेस कर देते हैं ओल्ड को, डेड और इंज्योर्ड सेल्स को। मीन जब नए सेल बनते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनकी जब ग्रोथ होती है वो रिप्लेस कर देते हैं ओल्ड डेड और इंज्योर्ड सेल्स को, और क्या बनाते हैं, गैमेट्स, जो रिक्वायर्ड किसके लिए होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए। और वो प्रोसेस जिससे न्यू सेल जो बनते हैं उसे हम कहते हैं सेल डिवीज़न। मीन्स द प्रोसेस बाय विच द न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। दो टाइप की सेल डिवीज़न होती है आपकी, एक माइटोसिस होती है, एक मियोसिस होती है। वो प्रोसेस सेल डिवीज़न की जिसमें ज़्यादा सेल्स जो हैं डिवाइड होते हैं ग्रोथ के लिए, उसे बोलते हैं माइटोसिस। मीन्स सेल डिवीज़न जो होती है जिसमें सेल डिवाइड होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, उसे माइटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में हर एक सेल, जिसे मदर सेल कहते हैं, वो डिवाइड होके क्या बना देता है, आइडेंटिकल सेम डॉटर सेल बना देता है। जैसे ये देखिए, ये आपका मदर सेल था, इसने सेम दो डॉटर सेल बना दी, डिवाइड होके दोनों इसी में से आए हुए हैं। डॉटर सेल का सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा जितने मदर में होंगे। ये हेल्प करता है ग्रोथ और रिपेयर में किसके, टिश्यू, किसके, ऑर्गेनिज्म में। स्पेसिफिक सेल्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के या टिश्यू के, एनिमल्स और प्लांट्स में डिवाइड करके क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद, उनकी जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद क्या बन जाते हैं, ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। ये डिवाइड होते हैं अलग अलग प्रोसेस से, जिसे हम कहते हैं मियोसिस। ये सिंपल इस तरह से नहीं होते कि मदर से दो डॉटर सेल बन गए, इनकी अलग तरीके से डिवीज़न होती रहती है अलग प्रोसेस से। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मियोसिस कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव डिवीज़न होती है, पहले 1 से 2 में, 2 से 4 में। जब सेल डिवाइड होता है मियोसिस में, वो प्रोड्यूस करता है 4 सेल, 2 प्रोड्यूस होने के बजाय सीधे
आपके एक ही प्रोसेस में क्या बन जाते हैं, 4 सेल बन जाते हैं। और जो न्यू सेल्स बनते हैं वो क्या होता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम नहीं होते जैसे मदर सेल में थे, उनमें नंबर जो है क्रोमोसोम के वो हाफ हो जाते हैं मदर सेल से। अब आप सोचते होंगे कि क्यों क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस क्यों हो गए, हाफ क्यों हो गए डॉटर सेल में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि आज कंप्लीट होता है। इसके साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।